नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन और इसके साथ ही कुछ सिंड्रोम्स, विकारों की बात करेंगे। इससे पहले हम आनुवंशिकता और मेंडलिज्म के बारे में 2 वीडियो आपको अवेलेबल करवा चुके हैं। उसी कड़ी में आगे की बात है लिंग निर्धारण और बाकी सिंड्रोम्स वगैरह, ये हम देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं इसमें से सवाल कि लिंग निर्धारण के 1-2 प्रश्न देखिए, बात भी करेंगे हम कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग निर्धारण, प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करेगा और उसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा, नर या मादा। यानी मनुष्य की यदि बात करें तो लड़का या लड़की। तो लिंग निर्धारण का जो एक सिद्धांत दिया गया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये 2 व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को दिया था, मैकक्लंग व स्टीवन। इन 2 व्यक्तियों ने यह सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत, यानी गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारण होता है किसी लिंग का। और इसमें इन्होंने 4 तरीके बताए थे। लिंग निर्धारण के 4 तरीके दिए थे। पहला तरीका दिया था इन्होंने XX XY तरीका या मेथड। असल में देखिए, XX XY मेथड जो है वो मानव के लिए है और ये मनुष्यों में दिया गया, मनुष्य के लिए बताया गया। इसमें ये XX दोनों समान गुणसूत्र हैं, इसलिए ये कहलाते हैं समजात, समजात गुणसूत्र, और इन्हें कहते हैं होमोजाइगस। और ये दोनों अलग अलग हैं, ये कहलाते हैं विषमजात, और इन्हें कहते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो देखना, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो हेटेरोजाइगस गुणसूत्रों द्वारा होता है, और ये विषम जात जो होते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं नर में, यानी पुरुष में। असल में पुरुष ही लिंग का निर्धारण करता है। सामाजिक रूप से कई बार ऐसा कह दिया जाता है, किसी महिला के 3-4 लड़कियां हो जाती है तो उसे दोष दे दिया जाता है कि महिला की गलती है। वास्तव में महिला लिंग निर्धारण नहीं कर सकती है। लिंग निर्धारण का काम होगा पुरुष के द्वारा, जो कि XY गुणसूत्र होते हैं इसमें। तो विषम जात यानी विषम युग्मकी जो होता है वो करेगा लिंग का निर्धारण। तो ये तो है सम युग्मकी और ये है विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी इसमें लिंग का निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण में ध्यान रखना, हमेशा लड़का और लड़की होने की संभावना 50% ही होती है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, एक दंपति है, उसके 4 लड़कियां लगातार हुई हैं, तो अब 5वीं संतान होने की संभावना है। तो ऐसे पूछा जाएगा, 50% लड़की 50% लड़के होने की ही संभावना होगी हमेशा, चाहे वो कैसा ही प्रश्न पूछ लिया जाए। तो 50% होगी। दूसरा मेथड इन्होंने दिया था XX XO, 0, O की जगह 0 मानो आप, तो XX XO। ये सिद्धांत कीटों के लिए दिया गया। कीटों में लिंग निर्धारण XX XO पद्धति से होता है। ये सम युग्मकी जो होते हैं ये होती है मादा और विषम युग्मकी होते हैं नर। तो इनमें लिंग निर्धारण कौन करेगा? नर। तो कीटों में भी लिंग का जो निर्धारण होता है वो नर द्वारा ही होता है। XX XO मेथड कीटों के लिए होता है। और देखिए, तीसरा सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत है वो है ZZW मेथड। और ये जो मेथड है वो दिया गया था बर्ड्स और एम्फीबियंस, बर्ड्स यानी पक्षी, एम्फीबियंस यानी उभयचर जैसे मेंढक, और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो होते हैं रेंग कर चलने वाले जीव, रेंग कर, जमीन पर रेंग कर चलेंगे। इनमें ZZW प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। और इसमें विशेष बात यह है ध्यान रखने की कि ये होमोजाइगस जो है, समयुग्म की जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं नर में और विषम युग्म की होते हैं मादा में।
तो ये मादा होती है विषम युग्मकी, इसलिए लिंग का निर्धारण भी कौन करेगी? मादा। तो यहाँ पर कि बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में लिंग निर्धारण कौन करता है? मादा करती है। एक अंतिम मेथड और देखिए, जेड जेड जेडो, ये वाला मेथड स्लोथ्स में काम आता है। स्लोथ्स के बारे में बताया गया था। स्लोथ्स जो होते हैं उनमें ये मेथड काम आएगा, और ये इसमें भी जो होमोजाइगस यानी समयुग्मकी होते हैं, दोनों समान, ये होते हैं नर, और विषम युग्मकी होते हैं मादा। तो बताइए लिंग निर्धारण कौन करेगा? मादा। लिंग निर्धारण मादा द्वारा होता है। तो ये गुणसूत्र सिद्धांत था जो कि लिंग निर्धारण के लिए दिया गया था। एक सीबी ब्रिज ने आनुवांशिक संतुलन का सिद्धांत भी दिया था। इतना सा याद रखो, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है अक्सर, क्योंकि ये ही प्रचलित है। सीबी ब्रिज ने आनुवांशिक संतुलन का सिद्धांत दिया, बस इतना याद रख लो। आनुवांशिक संतुलन का सिद्धांत दिया था, किस लिए? लिंग निर्धारण के लिए। तो ये है लिंग निर्धारण की बात। अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन की बात। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का अर्थ वास्तव में अचानक से होने वाला परिवर्तन है। अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए। अब अचानक से परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, धीरे 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 आगामी पीढ़ियों में, बहुत कई पीढ़ियों बाद परिवर्तन हो जाते हैं। ये तो एक सतत प्रक्रिया हो गई कि सतत रूप से चल रही होगी। लेकिन अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो वो तो क्या होगा? असतत होगा। सतत तो चला हुआ नहीं आ रहा कहीं से, असतत हो सकता है वो तो। और इसीलिए इस उत्परिवर्तन को असतत जननीय विभेदन या विविधता, असतत जनकीय विविधता कहते हैं, या असतत जनकीय परिवर्तन कहते हैं। तो असतत जनकीय परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन अचानक से होता है। अचानक से कैसे हो सकता है? देखो, या तो ये गुणसूत्रों से हो सकता है, गुण सूत्रों से, या जीन की वजह से हो सकता है। या तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन हो, या फिर गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए, तब तो जाकर के ये उत्परिवर्तन हो सकता है अचानक से। और जीन में परिवर्तन कैसे होगा? जीन में यदि कोई क्षारक, नाइट्रोजनी जो क्षारक होता है, क्षारक में कोई परिवर्तन हो जाए, तो ये दो तरीके से हो सकता है उत्परिवर्तन, या तो गुणसूत्रों की वजह से या जीन की वजह से। देखना, संख्या के परिवर्तन हम अभी पढ़ेंगे। सिंड्रोम्स में संख्या कैसे बदलती है, कम ज्यादा होती है तो उत्परिवर्तन हो जाता है अचानक से किसी अगली संतति में। संरचना की यदि बात करोगे तो संरचना में क्या होता है? संरचना में एक तरह से उसकी बनावट में तो कहीं पर डिफेक्ट आ जाए, डुप्लीकेट हो जाए गुणसूत्र, गुणसूत्र का टूटना। जैसे एक मनुष्य में 5वां गुणसूत्र होता है और उसमें छोटी भुजा टूट जाए, छोटी भुजा का टूटना यदि ये हो जाए तो बच्चे में एक विकार उत्पन्न होता है, अचानक से उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और वो विकार होता है कैट क्राई सिंड्रोम, यानी कि बच्चा बिल्ली की तरह रोएगा। कैट क्राई यानी बिल्ली की तरह रोने की आवाज होगी उस बच्चे की। तो इस तरह से संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है। गुणसूत्रों में असल में प्रतिलोमन हो सकता है, यानी इसका क्रम बदल जाए गुणसूत्रों का। जैसे गुणसूत्र ABCDE ये है, इसे प्रतिलोमन कहेंगे। देखना, प्रतिलोमन ये क्रम है गुणसूत्रों का। अब गुणसूत्रों का क्रम बदल जाए, ADCBE ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, क्या हुआ? क्रम बदल गया। क्रम बदल गया, गुणसूत्र तो वही है, क्रम बदल गया, लेकिन क्या उत्पन्न हो गया? उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रों के कारण भी उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और जीन्स के कारण भी उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जीन
जीन के कारण जो उत्परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और जीन के कारण कैसे होंगे? क्षारकों का जो क्रम है, क्षारकों का क्रम बदलेगा, या तो क्षारक डिलीट हो जाए या क्षारक डुप्लीकेट यानी एक अपनी जैसी प्रति और बना ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिलीट हो जाए या फिर अपनी जैसी प्रति और बना ले, डुप्लीकेट बना ले। तो देखो कैसे हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक क्षारक क्रम लिखा ACTGCZA, ये लिख दिया मैंने एक क्रम, ये क्षारक क्रम है। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आपने यदि क्षारकों के बारे में जानकारी नहीं है आपको तो आप पिछले वीडियोस अवेलेबल हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानकारी, तो उनमें आपको मिलेंगी ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ से ये क्षारक क्रम है। अब क्षारक क्रम डिलीट हो जाए। अभी जेनेटिक कोड हम बोलते हैं 3-3 का जोड़ा होता है ऐसे। तो देखो ACTGUZ जोड़े हैं। तो अब एक डिलीट हो जाए, मान लो ये डिलीट हो गया, अब नया बन गया। ये नया क्षारक क्रम क्या बना? ACTUGA। UGA बन गया है, लेकिन पहले GUG था और अब UGA हो गया, तो नया क्षारक क्रम बनेगा तो परिवर्तन हो जाएगा अगली पीढ़ी में। ऐसे ही डुप्लीकेट हो जाए, मान लो इसी G का डुप्लीकेट हो जाए, मान लो ACTG और G का डुप्लीकेट GUGA। तो अब देखो क्षारक क्रमों के जो 3-3 के जोड़े कैसे बने। ACT ठीक है, GUG था यहाँ तो, लेकिन तो GGU यहाँ पे चेंज हो गया है ये। तो ये क्या हो गए? दोनों उत्परिवर्तन हो गए, बिंदु उत्परिवर्तन इन्हें कह सकते हैं। तो डिलीट होना या डुप्लीकेट होना और इस तरह, या रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। कई बार रिप्लेसमेंट यानी बदल जाना। देखो G की जगह कोई दूसरा बदल जाए, G की जगह C आ जाए तो ACTCUGA आ जाएगा, तो ACTCUG बनेगा, CUG बनेगा GUG की जगह। तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट में भी ये परिवर्तन हो सकता है, बिंदु उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तन की बात थी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, वो है इसके खोजकर्ता। चलिए, खोजकर्ता, इसके जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ह्यूगो डी ब्रिज को। ह्यूगो डी ब्रिज इसके खोजकर्ता माने जाते हैं और इन्होंने इस उत्परिवर्तन को इवनिंग प्रिमरोज में देखा था। इवनिंग प्रिमरोज में इस उत्परिवर्तन को देखा था ह्यूगो डी ब्रिज ने, और यही माने जाते हैं इसके खोजकर्ता भी। तो ये बात हुई है हमारी उत्परिवर्तन की। अब हम एक छोटी सी बात और ले लेते हैं जानकारी सिंड्रोम्स के बारे में, यानी एक विकारों का समूह होता है सिंड्रोम, और कई बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC वगैरह में तो अक्सर पूछे जाते हैं उससे प्रश्न। चलो हम ले लेते हैं जानकारी उसकी भी। तो अब देखते हैं हम सिंड्रोम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे विकारों का समूह। विकारों का समूह। देखिए, हमारे शरीर में यदि मनुष्य की बात करें हम, तो हमारे शरीर में 2 तरह के गुणसूत्र होंगे। 2 तरह के गुणसूत्र कौन से होंगे? एक तो होते हैं ऑटोसोम, जिन्हें कहते हैं एलिंग गुणसूत्र, और एक होते हैं एलोसोम, जिन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र तो 22 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी होता है, यानी टोटल 2 होते हैं। जैसे महिला में XX होता है 1 जोड़ी, और पुरुषों में होता है XY 1 जोड़ी। तो ये एलोसोम होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं। अब देखो, इनमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटोसोमल विकार देखते हैं। ऑटोसोमल विकार या अनियमितता।
ऑटोसोम्स की अनियमितता देख लेते हैं। तो ऑटोसोम्स में कौन कौन से अनियमितता होती है? पहला देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम देखना, जो गुणसूत्र जोड़ी है 13वें नंबर की जो गुणसूत्र जोड़ी है XX होती है, उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी तो ये पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। तो बताइए, पहले जो जोड़ी थी उसमें एक गुणसूत्र जुड़ गया, अब कितने हो गए टोटल? ये एक जोड़ी में 3 हो गए ना, 3 की जोड़ी हो गई है, इसलिए इसे कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, तो ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होने वाला सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। दूसरा देखिए एडवर्ड सिंड्रोम। ये 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। 18वां गुणसूत्र जो होता है इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र और जुड़ जाए तो ट्राइसोमी होगी ना, फिर से ये भी ट्राइसोमी होगी। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है एडवर्ड सिंड्रोम। और देखो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का ध्यान रखना, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है पटाऊ सिंड्रोम। इन सब में बहुत सारे विकार होते हैं, किसी का मंद बुद्धि हो जाना, हाथ पैर छोटे हो जाना और शरीर का बौना रह जाना, तो ये बहुत सारे विकारों का समूह होता है इनमें। तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एक अभी हमने बात की है कैटक्राई सिंड्रोम। कैटक्राई सिंड्रोम, और कैटक्राई सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का टूटना। छोटी भुजा का टूटना, जब छोटी भुजा टूट जाएगी तो बिल्ली के जैसे रोने की आवाज हो जाएगी उस बालक की। और देखिए एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें कई बार प्रश्न आता है। देखिए 22वें जोड़ी जो गुणसूत्र है, 22वें गुणसूत्र जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी, एक गुणसूत्र की कमी, 22वें गुणसूत्र जोड़ी में एक गुणसूत्र की यदि कमी हो जाए तो ये होता है कैंसर। ये होता है कैंसर। अब यहां पर क्या होगा, देखो 22 जोड़ी यानी 22 दूनी 44 होते हैं, टोटल 44 होते हैं, लेकिन एक कम हो गया तो 44 की जगह कितने हो गए 43, और 2 लिंग गुणसूत्र थे तो टोटल 45 गुणसूत्र ही रह गए, और ये 43 गुणसूत्र रह गए हैं, यानी एक कम हो गया है। इसे कहेंगे मोनोसोमी, इसे कहेंगे मोनोसोमी। ये है मोनोसोमी। तो ये ट्राइसोमी है, यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ा है, यानी 46 की जगह टोटल 47 हुए हैं। यहाँ भी 47 हुए हैं, यहाँ भी 47 हुए हैं, यहाँ पर 45 हुए हैं, और यहाँ पर तो एक भुजा टूटी है। तो ये है ऑटोसोमल अनियमितता। अब आओ इधर एलोसोमल अनियमितता और देखो। एलोसोमल यानी लिंग गुणसूत्र की अनियमितता कौन कौन सी हो सकती है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। अब लिंग गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, लिंग गुणसूत्र क्या क्या हो सकते हैं? एक जोड़ी होता है XX XY। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक X गुणसूत्र रहता है और एक गुणसूत्र कमी हो जाती है। एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, कुछ भी नहीं है, 0। तो अब बताओ ये टोटली कितने रह गए? 44 तो वो और एक ये 45 रह गए, एक गुणसूत्र कम हो गया इसमें, लेकिन लिंग गुणसूत्र कम हुआ है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर ये लिंग गुणसूत्र यदि कम हो गया है तो एक X ही बचा है। तो वास्तव में ये जो टर्नर सिंड्रोम होगा वो होगा अविकसित मादा। ये है अविकसित मादा। ऐसे ही देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर
सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है देखो, अब असल में ये XY गुणसूत्र है, XY गुणसूत्र वाला पुरुष होगा, आप जानते हैं, लेकिन इसमें X गुणसूत्र की कॉपी बन जाए, एक कॉपी और बन गई, एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, किस गुणसूत्र की? X गुणसूत्र की कॉपी बन गई है, तो अब ये ट्राइसोमी हो गई है और X गुणसूत्र ज्यादा बन गया इसमें। था तो ये पुरुष, है तो ये पुरुष, लेकिन इसमें मादा जैसे लक्षण आ गए हैं, मादा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे इसमें, तो ये वास्तव में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। और देखिए तीसरा, सुपर मादा, सुपर फीमेल या सुपर मादा। सुपर मादा में क्या होगा देखो, मादा तो होती है XX और एक और X आ जाए इसमें, X की कॉपी एक और बन जाए, तो ट्रिपल X बन गए लिंग गुणसूत्र। तो ये तो मादा नहीं, ये तो सुपर मादा हो गई है, और सुपर मादा है तो अति सुंदर होगी, अति सुंदर और भावनात्मक होगी, भावनात्मक अधिक होगी। लेकिन सिंड्रोम, सिंड्रोम क्योंकि विकार है, तो विकार है तो ये तो है नहीं कि इसका बेनिफिट मिलेगा, नुकसान है इसका। नुकसान ये है कि ये संतति उत्पन्न नहीं कर सकेंगी, संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं नहीं होगी, संतति उत्पन्न नहीं कर पाएंगी ये, तो ये सुपर मादा कोई काम की नहीं है। और एक और देख लो, एक और होता है इसमें, जैकब सिंड्रोम। और जैकब सिंड्रोम में असल में ये जो पुरुष होता है, XY गुणसूत्र होते हैं, इसमें Y गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है, तो Y गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है, तो ये पुरुष है, लेकिन ये तो एक तरह से महापुरुष हो गया, पुरुष से भी क्या बन गया, महापुरुष बन गया। लेकिन ये पुरुष, इसमें सिंड्रोम उत्पन्न हो गए हैं, थोड़े अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं ये, तो ये होता है जैकब सिंड्रोम। तो ये बात हमारी आज की क्लास में रही लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और सिंड्रोम्स के बारे में। यदि आपको अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि नहीं किया है तो। धन्यवाद।